products, and last sixth one is disorders of digestive system. Page number 257, chapter number 16, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन का इंट्रोडक्टरी पैरा, जिससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस अब हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए बच्चे, लिखा है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो देखिए, हमारे फूड में प्रेजेंट जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इन्हें हमारी बॉडी की सेल्स डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती इनके ओरिजिनल फॉर्म में। अब देखिए आगे लिखा है, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे फूड के थ्रू आने वाले जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इनका ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है और इन्हें कन्वर्ट करना ज़रूरी है सिंपल सब्सटेंसेस में, ताकि हमारी बॉडी की सेल्स इन्हें यूटिलाइज कर सकें। और इसके लिए जिस सिस्टम की ज़रूरत पड़ी वो सिस्टम कहलाया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए लिखा है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल absorbable forms is called digestion and is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical methods। तो देखिए, हम कह सकते हैं यहाँ पर एक प्रोसेस यूज होता है हमारे सिस्टम, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, दैट इज नोन एज अ डाइजेशन। अब देखिए, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन है कन्वर्जन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का सिंपल फूड सब्सटेंसेस में या सिंपल अब्जॉर्ब्ड फॉर्म्स में, ताकि हमारी बॉडी की सेल्स इन्हें यूटिलाइज कर सकें। और इसे कैरी करने के लिए, इस प्रोसेस को कैरी करने के लिए जिस सिस्टम की ज़रूरत पड़ी वो कहलाया डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन करवाने के लिए टू मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें फर्स्ट कहलाता है मैकेनिकल प्रोसेस एंड सेकंड वन जो कि एंजाइम की हेल्प से होगा, दैट इज नोन एज द बायोकेमिकल प्रोसेस और मेथड। पेज नंबर 257 एंड 258। तो देखिए बच्चे, पेज नंबर 257 पर दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड 258 पेज नंबर पर दिया है एनसीईआरटी का ये डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो देखिए, जो एलिमेंट्री कैनाल है ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पर एंटीरियरली एक ओपनिंग के थ्रू इसकी स्टार्टिंग होती है, दैट इज नोन एज द माउथ, और इसकी एंडिंग होती है पोस्टीरियरली हमारी बॉडी में एक ओपनिंग के थ्रू, जिसे हम कहते हैं एनल ओपनिंग। अब देखिए, इसके कंपोनेंट की बात करें तो देखिए, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी स्टार्टिंग हो रही है माउथ से, इसके बाद है ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद है बेटे यहाँ पर फेरिंग्स। फेरिंग्स ओपन होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, दैट इज नोन एज द ईसोफेगस। ईसोफेगस ओपन होगा एक ब्रॉड स्ट्रक्चर में, दैट इज नोन एज द स्टमक। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है यहाँ पर ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज द सीकम। इसके बाद है कोलोन। कोलोन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, असेंडिंग कोलोन, इसके बाद है ट्रांसवर्स कोलोन, इसके बाद है डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन।
और इसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका थर्ड पार्ट कहलाता है दैट इज नोन एज द रेक्टम, जो कि ओपन होता है एनल कैनाल एंड फाइनली एनल ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। अब इसके बाद है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये वो ग्लैंड्स होती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ये मेनली यहाँ पर दी गई हैं एनसीईआरटी में, जो हैं वो हैं पैनक्रियाज, लिवर एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। पेज नंबर 257 एलिमेंट्री कैनाल, और यहाँ पर जो लाइंस हम रीड करने वाले हैं वो रिलेटेड हैं ह्यूमन टीथ से। तो देखिए लिखा है The oral cavity has a number of teeth and a muscular tongue. So हम oral cavity की बात करें, स्पेशली यदि हम बात कर रहे हैं ह्यूमन के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर oral cavity में होती है एक muscular tongue और बहुत सारे teeth। अब देखिए जो ह्यूमन टीथ होते हैं इनके 3 important characters हैं। उसमें से फर्स्ट है थीकोडोंट, सेकंड है डायफायोडोंट एंड थर्ड है हेट्रोडोंट, जो कि हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए यहाँ पर थीकोडोंट का मीनिंग क्या होता है। देखिए जो ह्यूमन टीथ होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, यानी कि फिक्स्ड होते हैं यहाँ पर बोनी सॉकेट में। सो हम कह सकते हैं इस तरह के अटैचमेंट या अरेंजमेंट को हम कहते हैं थीकोडोंट। सेकंड कहलाता है डायफायोडोंट। अब देखिए जो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स हैं यदि उनकी बात करें, क्योंकि या हम कह सकते हैं ह्यूमन की बात करें, क्योंकि ह्यूमंस भी किस में आते हैं, मैमल्स में ही आते हैं। तो यहाँ पर जो ह्यूमन हैं इनकी लाइफ में जो टीथ हैं वो 2 सेट्स में अपीयर होते हैं। जो फर्स्ट सेट है यहाँ पर टीथ का वो रिलेटेड होता है टेम्परेरी टीथ, मिल्क टीथ या फिर डेसिडुअस टीथ से, जो कि बाद में रिप्लेस कर दिया जाता है अ सेकंड सेट ऑफ टीथ दैट इज द परमानेंट और अडल्ट टीथ से। इस तरह का डेंटेशन जिसमें लाइफ में टीथ 2 टाइम अपीयर होते हैं या मैक्सिमम टीथ 2 टाइम अपीयर होते हैं, तो इस तरह के डेंटेशन को हम कहते हैं डायफायोडोंट। पेज नंबर 258 एंड 259। देखिए बच्चे पेज नंबर 258 से यहाँ पर कुछ लाइंस ली गई हैं जो कि रिलेटेड हैं ह्यूमन टीथ से। इसके बाद पेज नंबर 259 से रिलेटेड है यहाँ पर एक डायग्राम जो भी रिलेटेड है ह्यूमन टीथ से। अब देखिए यहाँ पर इन लाइंस को यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने को मिलती हैं। फर्स्ट है हेट्रोडोंट डेंटिशन एंड सेकंड वन इज नोन एज द डेंटल फॉर्म्यूला। तो देखिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हेट्रोडोंट डेंटिशन क्या होता है ये मैं बताता हूँ। तो देखिए यदि किसी ऑर्गेनिज्म के जॉ में जो टीथ हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं तो इस तरह के डेंटिशन को हम कहते हैं हेट्रोडोंट डेंटिशन। जैसे कि यहाँ पर लाइन में लिखा हुआ है कि एक एडल्ट ह्यूमन में होते हैं 32 परमानेंट टीथ जो कि 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिन्हें नेम दिया गया है इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। आप देख सकते हैं इंसीजर है बेटे, कैनाइन है, प्रीमोलर है एंड मोलर है। अब यहाँ पर सेकंड टर्म जो यूज हो रहा है वो है डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला का सिंपल सा मीनिंग है types and number of teeth which are present in upper half and lower half jaw। यानी कि टाइप एंड नंबर ऑफ टीथ जो कि प्रेजेंट हैं यहाँ पर अपर हाफ एंड लोअर हाफ जॉ में। तो जो डेंटल फॉर्मूला है ह्यूमन का वो अपर हाफ जॉ के लिए एंड लोअर हाफ जॉ के लिए होता है 2 1 2 3 और लोअर हाफ के लिए भी होगा 2 1 2 3। यानी कि यहाँ पर इंसीजर हैं 2 इन अपर एंड लोअर हाफ जॉ, कैनाइन है 1 and 1 इन अपर एंड 1 इन लोअर हाफ जॉ,
एंड प्रीमोलर होंगे यहाँ पर 2 in upper half, 2 in lower half jaw, and molars 3 in upper half and 3 in lower half jaw. So this is all about the heterodont dentition and dental formula. Page number 259, and here the lines are related with esophagus and stomach. तो देखिए बच्चे, यहाँ पर लिखा है कि जो ईसोफेगस है ये एक थिन लॉन्ग ट्यूब है जो कि एक्सटेंड होता है ट्रैकिया के पोस्टीरियर साइड से। तो यहाँ पर इसके बाद ये रन करता है कहाँ पर, यहाँ पर नेक में, थोरैसिक रीजन में एंड डायफ्राम में। तो डायफ्राम को क्रॉस करते हुए ये ओपन होता है एक जे शेप्ड बैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम नेम देते हैं स्टमक। देखिए जब ईसोफेगस ओपन होता है स्टमक में तो यहाँ पर इसकी ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर एक मस्क्यूलर स्फिंक्टर होता है जिसे हम नेम देते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अब देखिए स्टमक की यदि लोकेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। और जो स्टमक है इसके 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक रीजन्स। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फंडस है ये वो पार्ट है जो कि स्टमक का सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है। कार्डियक वो पार्ट होता है जहां पर ओपनिंग होती है ईसोफेगस की। इसके बाद स्टमक का सबसे ब्रॉड एंड हम कह सकते हैं मेन सेंट्रल रीजन जो कहलाता है बॉडी, और लास्ट पार्ट कहलाता है पाइलोरिक जो कि ओपन होता है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी कि डिओडिनम में। सो दिस इज ऑल अबाउट द ईसोफेगस एंड स्टमक। पेज नंबर 259 एंड 260 पर कुछ पार्ट रिलेटेड है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो देखिए लिखा है द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम possesses 4 layers। तो यदि हम एलिमेंट्री कैनाल की वॉल की बात करें तो यहाँ पर हमें मिलती हैं 4 लेयर्स जो कि प्रेजेंट होती हैं ईसोफेगस से रेक्टम तक। अब देखिए आपको एक डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम हमने एनसीईआरटी से लिया है फ्रॉम पेज नंबर 260, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल की वॉल का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है, जिसमें हमें बाहर से अंदर की तरफ यदि देखें तो 4 लेयर्स मिलती है। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज द सिरोसा, उसके अंदर है मस्क्यूलरिस, उसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है सब म्यूकोसा एंड इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज द म्यूकोसा, और इसके अंदर प्रेजेंट है सेंट्रल हॉलो कैविटी दैट इज नोन एज द लूमेन। अब देखिए बेटे यहाँ पर हर लेयर को एक एक करके हम समझते हैं। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है उसकी आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है सिरोसा, जो बनी होती है मीजोथीलियम की, एंड यहाँ पर इसके साथ प्रेजेंट होता है कुछ कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन इसी सिरोसा का मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है ईसोफेगस में, और ये अब हम इसे सिरोसा ना बोलकर बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंशिया। इसी तरह से स्टमक के बाहर भी इसी सिरोसा का मॉडिफिकेशन कहलाता है जिसे हम नेम देते हैं दैट इज नोन एज द ओमेंटम। अब देखिए सिरोसा के अंदर यहाँ पर हमें 2 स्मूथ मसल्स की बनी हुई लेयर्स मिलती हैं, जिसमें है आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड इसके अंदर होगी इनर सर्कुलर मसल्स। तो देखिए ये मस्क्यूलर लेयर होगी जो कि बनी है स्मूथ मसल्स की। इसके अलावा यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है स्टमक में, कुछ ऑब्लिक मसल्स भी होती हैं आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर के साथ, ताकि वो फूड की चर्निंग में हेल्प कर सके।
तो इस तरह से यहाँ पर स्टमक की जो मस्कुलरिस वॉल है यहाँ पर भी हमें मिला एक मॉडिफिकेशन ऑब्लिक मसल्स का। इसके बाद जो थर्ड इनर लेयर है इसे हमने नाम दिया है सब म्यूकोसा, जो कि बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की और इसी में ही प्रेजेंट होते हैं नर्व्स, लिम्फ एंड ब्लड वेसल्स। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं ये लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है, एक तरह का एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। और देखिए जो डियोडिनम का सब म्यूकोसा है, क्या है बेटे, डियोडिनम का जो सब म्यूकोसा है वहां पर प्रेजेंट होती हैं ग्लैंड्स जिन्हें हम नेम देते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। और देखिए इसके बाद इनर मोस्ट लेयर कहलाती है जिसे हम नाम देते हैं म्यूकोसा। क्या कहलाएगा, म्यूकोसा है इनर मोस्ट लेयर। और ये जो इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा प्रेजेंट होती है स्टमक में, ये बनाती है इर्रेगुलर फोल्ड्स जो कहलाते हैं गैस्ट्रिक रुगे। और इसी इनर मोस्ट लेयर यानी कि म्यूकोसा में प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसी तरह से यदि इस म्यूकोसा को हम स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं तो यहाँ पर मिलते हैं कुछ फिंगर लाइक फोल्डिंग्स जिन्हें हम नेम देते हैं विलाई। तो देखिए यहाँ पर लिखा है द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोसा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, म्यूकोसा कह सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पेज नंबर 260 पर दिए गए हैं 2 डायग्राम्स। इन 2 डायग्राम्स को हम कोरिलेट करेंगे यहाँ दी गई लाइंस के साथ। तो देखिए फर्स्ट डायग्राम की हम बात करें, ये एलिमेंट्री कैनाल का ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसकी वॉल में यहाँ पर 4 लेयर्स दिखाई दे रही हैं एंड इनर मोस्ट लेयर जो है उसे हम नेम देते हैं म्यूकोसा। देखिए ये म्यूकोसा जो कि प्रेजेंट है स्टमक के इनर मोस्ट साइड पर, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब देखिए यही म्यूकोसा जो कि प्रेजेंट है या फिर बना रही है इनर मोस्ट लाइनिंग यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसमें मिलते हैं छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें हम नेम देते हैं विलाई। अब देखिए जो विलाई हैं इनके अंदर आपको मिलते हैं, देखिए कैपिलरीज हैं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ नीचे की तरफ आप देखेंगे रेड कलर से है यहाँ पर आर्टरी, ब्लू कलर से है वेन, और जहाँ इनका कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है विलाई के अंदर ये हैं कैपिलरीज। अब देखिए इन कैपिलरीज के बीच में आपको एक ब्लंट येलो कलर की कैपिलरी दिखाई दे रही है जिसे हम नेम देते हैं लिम्फ कैपिलरी, और लिम्फ कैपिलरी यहाँ पर कहला रही है लैक्टियल, जिसके थ्रू फैट का अब्जॉर्प्शन होता है। अब देखिए यहाँ पर जो विलाय हैं इनके बेस में प्रेजेंट होता है एक डिप्रेशन जिसे हम नाम देते हैं क्रिप्ट या फिर बोल सकते हैं क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन, जिसके थ्रू सिक्रीशन होता है इंटेस्टाइनल जूस या फिर सकस एंटारिकस का। अब देखिए जो लास्ट लाइन दी गई है यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके डिफरेंट पार्ट्स की वॉल जो है इसमें मिलती हैं 4 लेयर्स और उनमें हमें देखने को मिलते हैं मॉडिफिकेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि जो सिरोसा है इसका मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है ट्यूनिका एडवेंशिया के फॉर्म में ईसोफेगस में एंड ओमेंटम के फॉर्म में स्टमक में। तो इस तरह से ये मॉडिफिकेशन डिफरेंट लेयर्स में देखने को मिलते हैं। पेज नंबर 260 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो देखिए बच्चे यहाँ पर जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है इसके साथ एसोसिएट होती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो कि होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज। अब देखिए जो सलाइवा है इसका मेनली प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। इनमें से फर्स्ट पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड कहलाती है जिसे हम नेम देते हैं
पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि चीक्स के इनर साइड पर प्रेजेंट होती हैं। सेकंड पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होती है लोअर जॉ के एंगल पर। इसके बाद यहाँ पर जो थर्ड पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है वो है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि टंग के नीचे प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये सिचुएटेड होती हैं आउटसाइड द बक्कल कैविटी और ये अपना सिक्रीशन जिसे हम कहते हैं सलाइवरी जूस ये सिक्रीट करती हैं बक्कल कैविटी में विद द हेल्प ऑफ देयर डक्ट्स। Page number 260 and 261 and all the lines are related with liver। तो देखिए लिखा है अडल्ट ह्यूमन में जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कहलाती है लिवर और इसका वेट होता है अप्रोक्सीमेटली 1.2 to 1.5 kg। अब देखिए इसके लोकेशन एंड पोजीशन की हम बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज सिचुएटेड इन द abdominal cavity or we can say it is situated in the right upper part of the abdominal cavity just below the diaphragm and has two lobes और इसके two lobes होते हैं right and left lobes होते हैं। अब देखिए ये जो लोब्स हैं लिवर के इनमें प्रेजेंट होते हैं हेपाटिक लोब्यूल्स जो इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। इन हेपाटिक लोब्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं हेपाटिक सेल्स जो कि अरेंज होती हैं कॉर्ड्स के फॉर्म में। अब देखिए ये जो हेपाटिक लोब्यूल होते हैं इनके चारों तरफ एक थिन कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई शीट या कवरिंग होती है दैट इज नोन एज द ग्लिसन्स कैप्सूल। पेज नंबर 260 एंड 261 और इन लाइंस में लिखा है देखिए जो बाइल है वो सिक्रीट किया जाता है हेपाटिक सेल्स के थ्रू और ये पास होते हुए आता है हेपाटिक डक्ट से और फाइनली ये यहाँ पर स्टोर होगा और कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा एक थिन मस्क्यूलर सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो लाइंस हैं ग्रीन कलर से अंडरलाइन की हुई इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो गॉल ब्लैडर है इसकी डक्ट कहलाती है सिस्टिक डक्ट। आप देख सकते हैं गॉल ब्लैडर की डक्ट है सिस्टिक डक्ट एंड लिवर से आने वाली जो डक्ट हैं उन्हें हम कहते हैं डक्ट्स ऑफ लिवर। हेपाटिक डक्ट्स हैं जो कि कंबाइन होकर यहाँ पर बना रही हैं कॉमन हेपाटिक डक्ट। अब देखिए आगे जाकर जो सिस्टिक डक्ट है एंड कॉमन हेपाटिक डक्ट हैं ये आपस में मिलकर यहाँ पर एक कॉमन डक्ट बनाती हैं जिसे हम नेम देते हैं कॉमन बाइल डक्ट। देखिए यहाँ पर भी लिखा है कॉमन बाइल डक्ट। अब देखिए ये जो कॉमन बाइल डक्ट है आगे जाकर पैनक्रियाज से आने वाली पैनक्रिएटिक डक्ट के साथ मर्ज हो जाती है और ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक कॉमन डक्ट बनाती हैं जिसे हम नाम देते हैं दैट इज नोन एज द हेपाटो पैनक्रिएटिक डक्ट। देखिए लिखा हुआ है हेपाटो पैनक्रिएटिक डक्ट और यहाँ पर इसे गार्ड करने के लिए एक स्फिंक्टर होता है दैट इज नोन एज द स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई। देखिए यहाँ पर भी लिख दिया है हमने स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई जो कि प्रेजेंट होता है हेपाटो पैनक्रिएटिक डक्ट में और ये ओपन होता है हेपाटो पैनक्रिएटिक डक्ट इन द मिडिल पार्ट ऑफ डिओडेनम। पेज नंबर 261 and all the lines are related with the gland pancreas। तो देखिए जो पैनक्रियाज है वो एक कंपाउंड या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड है जिसका कुछ पार्ट एक्सोक्राइन की तरह और कुछ पार्ट एंडोक्राइन की तरह काम करता है।
अब देखिए बच्चे, यहाँ पर इसकी पोजीशन की बात करें तो हम कह सकते हैं ये एक इलोंगेटेड ऑर्गन है या ग्लैंड है विच इज सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शेप्ड डिओर्डिनम। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बेटे, यहाँ पर जो है सी शेप डिओर्डिनम है, इसके टू लिम्स के बीच में एक इलोंगेटेड आपको ग्लैंड दिखाई दे रही है, दैट इज नोन एज द पैनक्रियाज। अब देखिए इसका जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो सिक्रीट करता है एक अल्कलाइन पैनक्रिएटिक जूस जिसमें होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जबकि एंडोक्राइन पोर्शन यहाँ पर सिक्रीट करता है हार्मोन्स जो कहलाते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैनक्रियाज। Page number 261 and 262, डाइजेशन ऑफ फूड। तो देखिए बच्चे, जो फूड है इसके डाइजेशन की स्टार्टिंग होती है ओरल कैविटी से और यहाँ सिक्रीट किया जाता है सलाइवा, और इसके कंपोनेंट्स को यदि देखें तो इसमें प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस। साथ ही सलाइवा में प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम जो कि एक तरह का केमिकल है जो फूड के साथ आने वाले बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। सलाइवा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज नोन एज अ सलाइवरी अमाइलेज। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर ओरल कैविटी में जो केमिकल डाइजेशन है इसकी स्टार्टिंग करवाता है एक एंजाइम दैट इज नोन एज द सलाइवरी अमाइलेज, जो कि फूड में प्रेजेंट 30% स्टार्च को हाइड्रोलाइज करवा देता है, यानी कि इसका ब्रेक डाउन करवा देता है माल्टोज में। अब देखिए इसी को ही हम यहाँ पर रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो सलाइवरी अमाइलेज है ये एक्ट करता है कुक्ड स्टार्च पर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयंस, और यहाँ पर स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। तो देखिए जो स्टार्च है ये पॉलीसेकेराइड है जिसका कन्वर्जन हो रहा है माल्टोज यानी कि डाइसेकेराइड यानी कि थोड़े से सिंपलर फॉर्म में। साथ ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सलाइवा है इसका पीएच है ऑप्टिमम पीएच, यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया है 6.8। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन इन ओरल कैविटी। Page number 262, all the lines are related with the gastric glands। तो देखिए स्टमक की इनर मोस्ट लाइनिंग कहलाती है म्यूकोसा, म्यूकोसा में प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं इनमें 3 मेजर टाइप की सेल्स मिलती हैं, जिसमें से फर्स्ट है म्यूकस नेक सेल्स जो कि सिक्रीट करती हैं यहाँ पर म्यूकस को। सेकंड है पेप्टिक और चीफ सेल्स जो सिक्रीट करती हैं प्रो एंजाइम जैसे कि पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। थर्ड हैं पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स जो कि सिक्रीट करवाती हैं HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर को एक और नेम हम देते हैं कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि बहुत ही इसेंशियल है यहाँ पर विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। पेज नंबर 262 and all the lines are related with the digestion in stomach। तो देखिए यहाँ लिखा है बेटे, जो फूड है वो स्टोर होता है स्टमक में फॉर 4 to 5 आवर्स के लिए। अब देखिए स्टमक में जो फूड है इसकी अच्छे से मिक्सिंग होती है गैस्ट्रिक जूस के साथ। इसका रीज़न है यहाँ पर होने वाले चर्निंग मूवमेंट्स। अब इन चर्निंग मूवमेंट्स का रीज़न क्या है, जो स्टमक है इसकी वॉल में प्रेजेंट होती है एक्स्ट्रा मस्कुलर लेयर दैट इज नोन एज द ऑब्लिक मसल, जिसकी वजह से यहाँ पर चर्निंग मूवमेंट होंगे, अच्छे से मिक्सिंग होगी फूड की एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ, और यहाँ पर एक एसिडिक पेस्ट का फॉर्मेशन होता है दैट इज नोन एज द काइम।
अब देखिए जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें प्रेजेंट एक प्रो एंजाइम दैट इज नोन एज अ पेप्सिनोजन। जब ये एक्सपोज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक एक्टिव एंजाइम में दैट इज नोन एज द पेप्सिन, जो कि एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है यानी कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन करने वाला एंजाइम जो कि प्रेजेंट होगा स्टमक में। अब देखिए पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को प्रोटियोजेस एंड पेप्टॉन्स में जो कि हैं पेप्टाइड्स। अब देखिए इनके अलावा यदि हम कहें इन्फेंट्स की बात करें तो रेनिन भी एक तरह का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में और ये हेल्प करता है मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में। इसके अलावा हम कह सकते हैं स्मॉल अमाउंट में जो है लाइपेज भी गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है। पेज नंबर 263 and all the lines are related with the digestion in duodenum with the help of pancreatic juice। अब देखिए बच्चे यहाँ पर एक टर्म दिया गया है काइम, और काइम एक एसिडिक पेस्ट है जिसकी एंट्री होती है इंटेस्टाइन में। अब इसी काइम में प्रेजेंट हैं प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस एंड पेप्टॉन्स। देखिए जो प्रोटियोजेस एंड पेप्टॉन्स हैं ये पार्शली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स हैं और इन्हीं सब पर एक्ट करते हैं यहाँ पर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो कि आते हैं पैनक्रिएटिक जूस से। अब देखिए ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जो इन सब्सटेंसेस पर एक्ट करेंगे और इन्हें थोड़े सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं जो कहलाते हैं डाइपेप्टाइड्स। अब देखिए यहाँ पर काइम में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट जो कि दिया गया है स्टार्च, एक तरह का पॉलीसेकेराइड है, इस पर एक्ट करता है पैनक्रिएटिक अमाइलेज जो कि इसे कन्वर्ट कर देगा थोड़े सिंपलर फॉर्म यानी कि डाइसेकेराइड्स में। इसके बाद काइम में प्रेजेंट फैट जो है यहाँ पर बाइल की हेल्प की वजह से इसका इमल्सिफिकेशन होता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में इसका ब्रेकडाउन होता है और इस पर एक्ट करता है पैनक्रिएटिक जूस का एक एंजाइम जिसे हम नेम देते हैं पैनक्रिएटिक लाइपेज, जो इस फैट को कन्वर्ट कर देता है सबसे पहले डाइग्लिसराइड्स में और उसके बाद मोनोग्लिसराइड्स में। पेज नंबर 263। देखिए बच्चे यहाँ पर पैनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट जो न्यूक्लियस एंजाइम है ये एक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड पर और ये इन्हें कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियोटाइड्स में। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड में जो कन्वर्जन हो रहा है वो होता है इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से, जो कि आगे हमें रिएक्शंस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो सिर्फ कहाँ तक होगी, न्यूक्लियोटाइड्स तक होगी बच्चे, आपको ये याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। पेज नंबर 263 and all the lines and reactions are related with the succus entericus or intestinal juice। तो देखिए बच्चे यहाँ पर लिखा है द एंजाइम्स इन द सक्कस एंटेरिकस act on the end products of the above reactions to form the respective simple absorbable forms। तो देखिए बच्चे इस लाइन में अबाउ रिएक्शंस का सिर्फ इतना सा मीनिंग है कि पेज नंबर 263 पर इन लाइंस के ऊपर जो भी रिएक्शंस दी गई थी वो रिएक्शंस थी रिलेटेड पैनक्रिएटिक जूस से। और पैनक्रिएटिक जूस के एंजाइम जब एक्ट करते हैं फूड के कंपोनेंट्स पर तो उनसे आने वाले एंड प्रोडक्ट्स पर एक्ट करते हैं अब एंजाइम जो कि रिलेटेड है सक्कस एंटेरिकस या फिर इंटेस्टाइनल जूस से, और इनकी वजह से मिलते हैं सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म्स जिन्हें अब्जॉर्ब करवाया जा सकता है।
अब देखिए जो डाइजेशन की फाइनल स्टेप्स हैं वो इंटेस्टाइन की इनर मोस्ट लाइनिंग जिसे हम कहते हैं म्यूकोसा में प्रेजेंट एपिथेलियल सेल्स के बहुत ही क्लोज होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सकस एंटेरिकस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस है इसमें प्रेजेंट है एक एंजाइम जिसे हम नेम देते हैं डाइपेप्टाइडेज, जो कि डाइपेप्टाइड्स पर एक्ट करके इन्हें कन्वर्ट कर देता है बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, दैट इज नोन एज द अमाइनो एसिड्स। इसी तरह से जो इंटेस्टाइनल जूस या सकस एंटेरिकस है इसमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स का एक ग्रुप मिलता है जिसे हम कहते हैं डाइसैकेराइडेज, जो कि एक्ट करता है डाइसैकेराइड्स पर। और इसमें होते हैं 3 एंजाइम, माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज। माल्टेज एक्ट करता है माल्टोज पर और इससे हमें मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। लैक्टेज एक्ट करता है मिल्क शुगर लैक्टोज पर और फाइनली मिलते हैं यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स यानी कि 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज। इसी तरह से सुक्रेज एक्ट करता है या फिर इन्वर्टेज एक्ट करता है सुक्रोज पर, जिससे हमें मिलते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। इसके बाद यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट है एक एंजाइम जिसे हम नेम देते हैं न्यूक्लियोटाइडेज, जो कि न्यूक्लियोटाइड पर एक्ट करके बनाता है न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स पर एक्ट करते हैं न्यूक्लियोसाइडेज, जो जिससे फाइनली हमें मिलता है पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। अब देखिए जो सक्कस एंटेरिकस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट एक फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है दैट इज नोन एज द इंटेस्टाइनल लाइपेज, जो एक्ट करता है डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स पर और फाइनली यहाँ पर मिलते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। पेज नंबर 263। तो देखिए बच्चे यहाँ पर दिया गया है कि जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो इनका मैक्सिमम ब्रेकडाउन होता है डिओडिनम में, जो कि पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके बाद जब ब्रेकडाउन होने के बाद जो सिंपल सब्सटेंसेस आते हैं इनका अब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम एंड इलियम में, ये भी पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। इसीलिए हम कह सकते हैं मैक्सिमम डाइजेशन होता है डिओडिनम में लेकिन मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होगा जेजुनम में। अब देखिए बचे हुए अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जो हैं इन्हें पास कर दिया जाता है टू द लार्ज इंटेस्टाइन। पेज नंबर 264 एंड 265, अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। तो देखिए बच्चे हमारे पास यहाँ पर एनसीईआरटी की एक टेबल है जिसमें यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में होने वाले अब्जॉर्प्शन की इंफॉर्मेशन है। तो देखिए सबसे पहले यदि माउथ की बात करें तो माउथ में अब्जॉर्प्शन होता है सर्टेन ड्रग्स यानी कि कुछ ड्रग्स का जब ये कांटेक्ट में आती हैं माउथ की म्यूकोसा के या फिर टंग के लोअर साइड पर प्रेजेंट एरिया में, जब ये सर्टेन ड्रग्स कांटेक्ट में आएंगी तो यहाँ पर प्रेजेंट ब्लड कैपिलरीज के थ्रू इन ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। इसके बाद स्टमक की बात करें तो स्टमक में अब्जॉर्प्शन होता है कुछ वाटर का, सिंपल शुगर्स का एंड अल्कोहल का। अब यदि स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें सो हम कह सकते हैं दिस इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन का प्रिंसिपल ऑर्गन है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होता है और डाइजेशन से जो फाइनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमाइनो एसिड, इन सब का अब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू और ये फाइनली एंटर होते हैं ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ में।
इसके बाद लास्ट में यदि हम देखें जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पर अब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, कुछ मिनरल्स का एंड ड्रग्स का। सो दिस इज ऑल अबाउट द अब्जॉर्प्शन। पेज नंबर 265, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स में से वो डिसऑर्डर जो कि मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है दैट इज नोन एज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो कि हो सकता है बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शंस की वजह से या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शंस की वजह से। इसके बाद है जॉन्डिस, जिसमें लिवर अफेक्ट होता है और डिपोजिशन होता है बाइल पिगमेंट्स का स्किन एंड आईज में, और इसकी वजह से स्किन एंड आईज दिखाई देते हैं येलोइश। नेक्स्ट है वॉमिटिंग, इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। वॉमिटिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टमक कंटेंट्स इजेक्ट होकर बाहर आ जाएंगे माउथ से। द कंडीशन इज नोन एज द वॉमिटिंग। ये एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है जिसका सेंटर कहलाता है वॉमिटिंग सेंटर, जो कि प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा में। नेक्स्ट है डायरिया, द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट, यानी कि इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स का एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाना या उनकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाना, जिसकी वजह से जो फीकल डिस्चार्ज है वो लिक्विफाई हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फूड है इसका अब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है कॉन्स्टिपेशन, जिसमें यदि फीकल मैटर लंबे टाइम तक रिटेन रहे कोलोन में, साथ ही हम कह सकते हैं यहाँ पर इरेगुलरिटी मिलती है बॉवल मूवमेंट यानी कि इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स में। सो द कंडीशन इज नोन एज द कॉन्स्टिपेशन। पेज नंबर 265 एंड 266, इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता और पर्सन को फीलिंग ऑफ फुलनेस होता है। इसके कॉजेज हो सकते हैं इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइम्स का इनएडिक्वेट या कम सिक्रीशन हो सकता है, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड का लेना भी यहाँ पर एक रीज़न हो सकता है इंडाइजेशन का। आप देखिए लिखा है PEM, यानी कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, जिसमें अफेक्ट होते हैं इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, और इसकी वजह से यहाँ पर जो कंडीशंस डेवलप होती हैं वो है मेरास्मस एंड क्वाशरकर। As we have discussed all important NCERT lines of digestion and absorption, so I hope that you will be able to avoid mistakes now and you will easily score more marks in less time. Best of luck. Thank you.